नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम पदार्थ यानी मैटर के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की एक ऐसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो सच में किसी जादू से कम नहीं है। देखिए, हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज छोटे छोटे कणों से बनी है और आज हम यही डिकोड करेंगे कि ये कण आपस में कैसे खेलते हैं और पलक झपकते ही अपनी पहचान कैसे बदल लेते हैं। तो चलिए सीधे एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के रहस्य से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि बर्फ पिघलती है तो हमें पानी मिलता है जिसे हम वापस जमा सकते हैं, लेकिन जब लकड़ी जलती है तो सिर्फ राख बचती है, लकड़ी वापस नहीं आती। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा सवाल है जो तय करता है कि पदार्थ या मैटर कैसे बदलते हैं। एक तरफ आपको वापस वही चीज मिल रही है और दूसरी तरफ कुछ ऐसा बन रहा है जिसे किसी भी हाल में दोबारा लकड़ी नहीं बनाया जा सकता। है ना दिलचस्प? आज हम इसे कैसे समझने वाले हैं उसका एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिवर्तन की दोहरी प्रकृति, फिर समझेंगे भौतिक परिवर्तनों को। उसके बाद हम क्रिस्टलाइजेशन पर एक डीप डाइव लगाएंगे, फिर रासायनिक परिवर्तनों को डिकोड करेंगे और अंत में लोहे में जंग लगने की उस विनाशकारी प्रक्रिया को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, परिवर्तन की प्रकृति, मतलब ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी सा अंतर है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है भौतिक परिवर्तन जो बिल्कुल किसी शेप शिफ्टर की तरह है। ये बस अपना रूप बदलते हैं, ये अस्थायी होते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनाते और इन्हें आसानी से पलटा जा सकता है। और दूसरी तरफ है रासायनिक परिवर्तन। ये किसी एल्केमिस्ट या कीमियागर की तरह काम करते हैं। ये जो बदलाव करते हैं ना, वो एकदम स्थायी होते हैं। एक पूरी तरह से नई आणविक संरचना बन जाती है और आमतौर पर आप इसे वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम इन भौतिक परिवर्तनों को थोड़ा और करीब से समझेंगे। अगर हम अपने आसपास देखें तो इसके अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। पानी का उबलना, बर्फ का पिघलना, किसी रबर बैंड को खींचना या फिर पानी में चीनी घोलना, और हाँ, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, जैसे सूखी बर्फ या ड्राई आइस का सीधे गैस में बदल जाना। इन सभी में हो क्या रहा है? सिर्फ अवस्था या आकार बदल रहा है, कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बन रहा है। मतलब उबलने के बाद भी पानी अंदर से पानी ही रहता है, कुछ और नहीं बन जाता। अब यहाँ एक बड़ा ही ट्रिकी सवाल आता है, क्या सभी भौतिक परिवर्तनों को वापस पलटा जा सकता है? क्या ये हमेशा रिवर्सिबल होते हैं? अभी तक हमने जो बेसिक परिभाषा सीखी है, ये सवाल सीधा उसे चुनौती देता है। सोचिए जरा इस बारे में। असल में इसका जवाब है नहीं। कुछ अपवाद या एक्सेप्शंस भी होते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हालांकि कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बन रहा है, फिर भी कुछ बदलाव इररिवर्सिबल होते हैं, जैसे कागज को फाड़ना, लकड़ी काटना या कांच पर टूटना। अब आप खुद सोचिए, टूटा हुआ कांच वापस अपने आप तो नहीं जुड़ सकता ना, भले ही मॉलिक्यूलर लेवल पर वो अभी भी कांच ही है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, जहां हम क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन के बारे में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन असल में है क्या? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक एकदम परफेक्ट, अत्यधिक संगठित परमाणु या आणविक संरचना वाले ठोस का निर्माण होता है। ये तब होता है जब कोई सॉल्यूशन या विलयन अपनी सीमा से ज्यादा गाढ़ा यानी सुपर सैचुरेटेड हो जाता है या फिर बहुत तेजी से ठंडा होता है। सच बताऊं तो परमाणु किस तरह से एक परफेक्ट पैटर्न में खुद को सेट करते हैं, ये विज्ञान का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा है। अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो ये जटिल प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 स्टेप्स में होती है। पहला है न्यूक्लिएशन, जहां अणु या परमाणु एक साथ आकर बहुत ही छोटे और स्थिर समूह बनाते हैं, एक तरह से नींव रखते हैं। और दूसरा स्टेप है क्रिस्टल की ग्रोथ। इसमें ये समूह आकार में बड़े होने लगते हैं क्योंकि नए अणु आकर इन संरचनाओं में एकदम सटीक परतों की तरह जुड़ते चले जाते हैं। और आपको पता है, इसके उदाहरण हमें प्रकृति में हर जगह देखने को मिलते हैं। आसमान से गिरने वाले वो खूबसूरत स्नोफ्लेक्स, गुफाओं में लटकते हुए स्टैलेक्टाइट, कीमती रत्न या फिर आपके किचन में रखे शहद का जम जाना, ये सभी क्रिस्टलाइजेशन के ही शानदार और एकदम नेचुरल रूप है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है, क्रिस्टलाइजेशन का ये पूरा खेल थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम को बिल्कुल फॉलो करता है।
देखने में लगता है कि क्रिस्टल बनकर एक शानदार व्यवस्था या ऑर्डर बन रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में जो हीट ऑफ फ्यूजन बाहर निकलती है ना, वो असल में पूरे ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी यानी अव्यवस्था को बढ़ा रही होती है। मतलब व्यवस्था बनाने के लिए भी ब्रह्मांड में थोड़ी अव्यवस्था तो फैलानी ही पड़ती है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर। अब वक्त है रासायनिक परिवर्तनों यानी केमिकल चेंजेस की उस स्थायी दुनिया को समझने का। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है? भाई, इसके कुछ बहुत ही स्पष्ट संकेत होते हैं। अगर आपको गैस या बुलबुले बनते दिखें, अचानक से कोई नई गंध आने लगे, रंग बदल जाए, तापमान में एकदम से कोई बदलाव हो, रोशनी निकले या फिर कोई ठोस अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट बन जाए, तो समझ लीजिए कि अंदर ही अंदर अणु एक बिल्कुल ही नए पदार्थ में तब्दील हो चुके हैं। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जोड़ सकते हैं। गाड़ियों में जीवाश्म ईंधन का जलना, नाश्ते में अंडे को पकाना, हमारे पेट में भोजन का पचना, पौधों का प्रकाश संश्लेषण करना या फिर दूध का दही बन जाना। ये सिर्फ चीजों का रूप बदलना नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन असल में जीवन को चलाए रखने वाले नए पदार्थों के निर्माण की बहुत ही जरूरी प्रक्रियाएं हैं। इसे एक सीधी तुलना से समझते हैं। मान लीजिए आप लोहे को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, क्या होगा? वो पिघल जाएगा। ये सिर्फ एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को उसी तरह जलाएं तो वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है और एक एकदम नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और साथ ही इतनी तेज सफेद रोशनी छोड़ता है कि आंखें चौंधिया जाएं। मतलब एक ही तरह की ऊष्मा देने पर अलग अलग तत्वों के नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन, भाग 5 पर। यहाँ हम लोहे में जंग लगने की उस विनाशकारी प्रक्रिया पर एक डीप ड्राइव करेंगे। जंग लगना या रस्टिंग, ये असल में एक बहुत ही धीमी ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। होता यह है कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन नमी या पानी की मौजूदगी में लोहे के साथ मिल जाती है और एक लाल भूरे रंग का हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम जंग कहते हैं। ये कोई आम बदलाव नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है जो बड़े बड़े ढांचों और मजबूत पुलों को खामोशी से अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इस पूरी तबाही का असली कारण इस फॉर्मूले में छपा है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोहे के ताकतवर परमाणु यानी Fe हवा की ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आते ही अपनी सारी ताकत हमेशा के लिए खो बैठते हैं और एक बेहद कमजोर से पाउडर यानी जंग में बदल जाते हैं। और कुछ चीजें इस प्रक्रिया में आग में घी का काम करती हैं, जैसे नमी या बारिश, अम्लीय वर्षा जिसमें pH कम होता है, और सबसे खतरनाक नमक। समुद्री जल में मौजूद सॉल्ट्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि लोहे के बर्बाद होने की गति कई गुना तेज हो जाती है। इसके अलावा धातु के अंदर मौजूद अशुद्धियां भी इस क्षय को बढ़ावा देती हैं। अगर हम इस मॉलिक्यूलर युद्ध को स्टेप बाय स्टेप समझें तो असल में ऑक्सीजन लोहे के साथ कर क्या रहा है? सबसे पहले लोहा अपने इलेक्ट्रॉन खोने लगता है। फिर ऑक्सीजन एक चालाक एजेंट की तरह उन इलेक्ट्रॉनों को चुरा लेता है, जिससे लोहे की ऑक्सीकरण स्थिति बढ़ जाती है। फिर आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं, उनका पानी सूखता है और वे पपड़ी बनके गिर जाते हैं। और नतीजा, नीचे का बिल्कुल नया लोहा फिर से इसी विनाशकारी चक्र का शिकार होने के लिए बेनकाब हो जाता है। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते आपको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। चूंकि जंग एक ऐसा रासायनिक अपघटन है जिसे पलटा नहीं जा सकता, तो क्या परमाणुओं के इस खेल और इन नियमों को बारीकी से समझकर हम भविष्य में ऐसी नई सामग्रियां विकसित कर सकते हैं जिन पर कभी जंग ही ना लगे, जो हमेशा के लिए टिकें? क्या हमारा विज्ञान प्रकृति के इस विनाशकारी नियम को मात दे पाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।